हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टिफिकेशन इन यूथेनेसिया, दैट इज मर्सी किलिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। कि कब मर्सी किलिंग अलाउड है, क्या उसके जजमेंट्स आए थे, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, जो लाइफ है वो एक इट इज लाइक अ मिराकल। किसी को नहीं पता है कि कैसे लाइफ क्रिएट हुई, कैसे किसी की डेथ लिखी है। नो वन नोज अबाउट इट। सो लाइफ इज अ मिराकल विच इज स्टिल मिस्टीरियस। सम पीपल डाई बाय नेचुरल कॉज, अदर लूज देयर लाइफ इन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स। कुछ लोगों की जो डेथ होती है वो नेचुरली हो जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, और कुछ जो है वो डिसीजन अपने हैंड में ले लेते हैं कि भाई मतलब सुसाइड कमिट करके। तो मतलब ये ऐसा है कि दिस इज रियली वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमें गॉड ने लाइफ दी है तो ही हैज ओनली राइट कि लाइफ कैसे लेनी है। हम कोई नहीं होते कि उसको खत्म करें। और कुछ जो है यूथेनाइज्ड होते हैं। सो द वर्ड यूथेनेसिया इज डिराइव्ड इन ग्रीस विच मीन्स गुड डेथ। तो जो यूथेनेसिया का जो वर्ड है इट इज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ग्रीस एंड इसका मीनिंग है गुड डेथ। इट मीन्स डेलिबरेटली एंडिंग वंस लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव वन सेल्फ फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। जब एक इंसान खुद से डिसाइड करता है कि उसे मृत्यु चाहिए अपनी जो भी सफरिंग्स है उन्हें खत्म करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मर्सी किलिंग। द किलिंग ऑफ अ पर्सन विदाउट द पर्सन कंसेंट नॉन वॉलंटरली और वॉलंटरली इज नॉट यूथेनेसिया। तो मतलब अगर यूथेनेशिया भी होता है तो वो पर्सन के कंसेंट से होता है, लेकिन जहां पे किसी पर्सन को मारा जा रहा है उसके कंसेंट के बिना। अब सपोज करो कि कोई ब्रेन डेड पर्सन है, उससे आप उसके कंसेंट के बिना या उसके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना, उसके गार्जियंस के कंसेंट के बिना नहीं यूथेनाइज कर सकते। तो अगर किसी पर्सन का यूथेनाइजेशन उसके कंसेंट के बिना हो रहा है तो वो यूथेनेशिया में आएगा ही नहीं। सो इट इज इवन वर्स्ट देन सुसाइड। तो जो ये कंडीशन है कि किसी को कंसेंट के बिना यूथेनाइज करना, वो सुसाइड से भी ज्यादा गलत होता है। अब now next is types of euthanasia. तो there are two types of euthanasia, active euthanasia and passive euthanasia. हमारे इंडिया में इट इज अलाउड एज एक्टिव यूथेनेसिया। जो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस होता है दैट इज एक्टिव पैसिव यूथेनेसिया, नॉट एक्टिव यूथेनेसिया। तो दो टाइप्स हैं यूथेनेसिया के, एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया। इंडिया में जो प्रैक्टिस होता है दैट इज पैसिव यूथेनेसिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव यूथेनेसिया। So it is also known as positive euthanasia or aggressive euthanasia. It refers to causing intentional death of a human being by direct intervention. It is direct action performed to end useless life and a meaningless existence. For example, by giving a lethal dose of a drug or by giving a lethal injection. मतलब किसी को poisonous injection देके उसकी suffering खत्म करना, this is active euthanasia. अब पैसिव यूथेनेसिया में क्या है, तो इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इट इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। पैसिव यूथेनेसिया इट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव यूथेनेसिया और नॉन एग्रेसिव euthanasia. It intentionally causes death by not providing essential, necessary and ordinary care like food and water. It implies to discounting, withdrawing or removing artificial life support system. It is usually slower and more uncomfortable than active euthanasia. तो पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, सपोज करो कि कोई पर्सन है ब्रेन डेड है या वेजिटेटिव स्टेट में है, किसी बेड पे है, सालों से कोमा में है, मतलब उसको सिर्फ अगर उसको एक्टिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है, वेंटिलेटर पे रखा है, सिर्फ तभी उसकी सांसें चल रही है, तो उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए उसके कंसेंट से या फिर उसके गार्जियंस के कंसेंट से, दैट इज एक्टिव, दैट इज पैसिव यूथेनेसिया। जिसमें जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसकी लाइफ चल रही है, अगर उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए, उस लाइफ सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए, तो उस पर्सन की डेथ होना इज कंपल्सरी। तो दैट इज पैसिव यूथेनेसिया जो इंडिया में परमिसिबल है। अब इट इज देखो नॉट लाइक कि पैसिव यूथेनेसिया अभी से परमिसिबल हो गया है, बहुत सारे जजमेंट्स आए उसके बेसिस पे इनको प्रैक्टिस करा गया। अब देखो व्हाट आर द रीजंस ऑफ यूथेनेसिया, कि अगर किसी को मृत्यु दी जा रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस है। तो अगर ये रीजंस होंगे सिर्फ तभी उस पर्सन को यूथेनाइज करा जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा। फर्स्ट इज अनबियरेबल पेन, कि कोई पर्सन इतनी ज्यादा सफरिंग में है, इतने ज्यादा पेन में वो है कि वो
मतलब अगर उसकी डेथ हो तो वो शायद पीसफुल होगी जितने पेन के साथ वो जिंदा है कि अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज डिमांडिंग अ राइट टू कमिट सुसाइड। अगर कोई पर्सन अपनी सुसाइड डिमांड करता है देन उस केस में यूथेनाइज करा जा सकता है। शुड पीपल बी फोर्स टू स्टे अलाइव। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ यूथेनेशिया, कि इंडिया में यूथेनेशिया को कब लीगलाइज करा गया था। सो ऑन 7th March द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड पैसिव यूथेनेशिया बाय मींस ऑफ विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट टू पेशेंट इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। 2000 ऑन 7th March में कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। सो इट वाज लीगलाइज्ड ऑन 7th March 2018, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया था। तो 2018 में कौन सा केस आया था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ये कहा गया था कि पैसिव यूथेनेशिया इज लीगलाइज्ड, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज द केस जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज किया गया था। अब देखो इसके बाद क्या था, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें यूथेनेशिया को लेकर अलग अलग बात कही गई थी। फर्स्ट केस वाज ऑफ 1994 दैट वाज पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी दैट वाज अबाउट सुसाइड, उस सेक्शन की वैलिडिटी को क्वेश्चन करा गया था व्हिच मैंडेट्स अप टू 1 year इम्प्रिजनमेंट फॉर अटेम्प्टिव सुसाइड। कि अगर कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो पर्सन अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने में फेल हो जाता है, क्योंकि अगर सक्सीड हो गया फिर तो उसकी डेथ है, और जो पर्सन डेड ऑलरेडी हो चुका है उसको अब क्या पनिशमेंट होगी, तो वो पर्सन जिसने सुसाइड कमिट करने का ट्राई करा, अटेम्प्ट करा एंड ही गॉट फेल्ड, तो वहां पे उसको पनिशमेंट मिल सकती है 1 year तक की। एंड द सुप्रीम कोर्ट डीम द सेक्शन टू बी क्रूअल एंड इररेशनल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये सेक्शन क्रूअल एंड इररेशनल है एंड एन एक्ट ऑफ सुसाइड कैन नॉट बी सेड टू बी अगेंस्ट रिलीजन, मोरालिटी और पब्लिक पॉलिसी। बट कोर्ट का ये भी कहना था कि ठीक है ये सेक्शन जो है क्रूअल है और इररेशनल है, लेकिन ये सेक्शन किसी भी रिलीजन को अफेक्ट नहीं करता, किसी मोरालिटी को अफेक्ट नहीं करता, पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करता, और ये सोसाइटी के अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं है। सो इसीलिए जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी पे, इट हैज नो पेनफुल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। लेकिन 2 साल बाद ही एक जजमेंट आया जिसने इस केस के जजमेंट को क्या करा, ओवर रूल कर दिया। दैट वाज ज्ञान कोर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। ये आया 1996 में, और इसमें 5 बेंच जो जज था उन्होंने पी रत्नम डिसीजन को ओवरटर्न करा एंड दे सेड दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आता है, इसलिए कोई भी अपनी जान ऐसे नहीं ले सकता एंड इट ओनली लेजिस्लेशन कुड परमिट यूथेनेसिया। ये कहा गया 1996 के केस में। फिर आती है बात केस की अरुणा शानबॉग 2011 में, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया अलाउ करा एंड पैसिव यूथेनेसिया वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018, जिसमें कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था उसमें कुछ गाइडलाइंस आई थी, जिसमें यूथेनेशिया के बारे में कुछ गाइडलाइंस थी। वो गाइडलाइंस क्या थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसमें ये कहा गया कि भाई राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग विड्रॉल फ्रॉम लाइफ सेविंग डिवाइसेस। पैसिव यूथेनेसिया वही तो होता है ना कि अगर कोई पर्सन लाइफ सेविंग डिवाइसेस पे है, वेंटिलेटर पे है, कोमा में है, तो उसकी वो लाइफ सेविंग डिवाइसेस रिमूव कर दी जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। राइट टू डाई विद डिग्निटी एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केस में ये कहा गया कि भाई किसी पर्सन को डिग्निटी के साथ डेथ मिलना, इट इज अ राइट टू लाइफ। सो डिग्निटी के साथ डेथ मिलना इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि अगर सपोज करो कोई पर्सन आईसीयू में है और उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो कोमा में चला जाए या उसकी डेथ मतलब वेजिटेटिव स्टेट में वो आ जाए, तो उस केस में उसे एक डॉक्यूमेंट लिखना होता है कि कल को अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आता हूँ तो मेरे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स रिमूव कर दी जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में उसके जो भी रिलेटिव्स होंगे ना, इन केस अ पर्सन डज नॉट हैव अ लिविंग विल मेंबर ऑफ देयर फैमिली, कि भाई अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लिख पाया, उसको टाइम नहीं मिला या उसकी सिचुएशन ऐसी होगी कि वो वेजिटेटिव स्टेट में है, तो जो भी कोई मेंबर होगा उसकी फैमिली का वो प्ली कर सकते हैं किसके सामने, हाई कोर्ट के सामने, सो दैट दे कैन सीक परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पैसिव यूथेनेशिया। अब देखो अब एक इसमें केस आया था, इसमें एक केस आया था दैट वाज इन 2018 जो हमने डिस्कस करा, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ गाइडलाइंस आई थी। सबसे पहले ये था कि भाई अगर कोई पर्सन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऐसे ही हटाए नहीं जाएंगे, ये डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स। कौन से डॉक्टर्स,
वो डॉक्टर जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, दे विल मेक अ बोर्ड ऑफ 3 डॉक्टर्स, ठीक है, और उन डॉक्टर्स को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दे विल डिसाइड कि भाई वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है या फिर नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर एक बोर्ड बनेगा अंडर कलेक्टर एंड दे विल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 3 डॉक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि भाई इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। उसके बाद फिर मैजिस्ट्रेट के पास इनकी रिपोर्ट जाएगी, जो भी रिपोर्ट कलेक्टर के अंडर मेडिकल ऑफिसर्स ने बनाई है, वो रिपोर्ट जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास एंड मैजिस्ट्रेट विल कम टू द पेशेंट और वो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को कि भाई यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। एंड इफ दे फील लाइक, मैजिस्ट्रेट फील लाइक कि भाई हटना चाहिए, तो वो उसको अंडर साइन कर देंगे कि भाई यहाँ पे इस पेशेंट को पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं। दिस वॉज द सिनेरियो अर्लियर, लेकिन 2018 के केस के बाद कुछ चेंजेस आए जिसमें यह था कि भाई जो 2 बार बोर्ड्स बनते थे, बोर्ड्स को 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बोर्ड बनता था, उसमें वही डॉक्टर्स होते थे जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर डॉक्टर को है, अर्लियर इट वाज 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, कि जिन डॉक्टर्स को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ वही उसके बोर्ड को कंसिस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाद में चेंजेस हुए कि जो जिन डॉक्टर्स को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है मेडिकल फील्ड में, दे कैन ऑल्सो गिव देयर ओपिनियन कि पैसिव यूथेनेशिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसके बाद बात आती थी कि मैजिस्ट्रेट को एक लेटर भेजा जाता था कि भाई यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया की मांग करी जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीमेशन दे दिया जाता है मैजिस्ट्रेट को, जो भी कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन का मैजिस्ट्रेट होता है कि भाई इस पेशेंट की ऐसी ऐसी कंडीशन है और यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया करा जाएगा उस पेशेंट का। एंड अगर यहाँ पे कोई भी मतलब सपोज करो पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है, तो उसके रिलेटिव्स वहां पे जाके हाई कोर्ट से जाके दे सीक परमिशन कि भाई यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया हमारे पेशेंट को अलाउ कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि भाई अरुणा साहनी वर्सेस, इस केस में अरुणा शानबाग में क्या था कि एक नर्स थी हु वाज सेक्सुअली असॉल्टेड और वो 35 इयर्स से वेजिटेटिव स्टेट में थी। तब इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हुआ था, इस सिचुएशन में यहाँ पे उस नर्स की कंडीशन देख के पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ करा गया था। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस कि भाई यूथेनेशिया क्या होता है, कितने टाइप का यूथेनेशिया होता है, कब कब अलाउ करा जाता है, इंडिया में कौन सा यूथेनेशिया प्रैक्टिस होता है एंड द मल्टीपल जजमेंट्स वी हैव डिस्कस कि किस जजमेंट में क्या बात कही गई। उसके बाद गाइडलाइंस जो 2018 का केस आया उसमें जो भी गाइडलाइंस पैसिव यूथेनेशिया के लिए दी गई, जो भी एड ऑन करी गई, वो हमने डिस्कस करा। अब देखो जब 2018 में केस आया उसके बाद गाइडलाइंस में ये भी था, एक पॉइंट ये भी था कि पहले जो एक्टिव यूथेनेशिया में होता था 2 विटनेस उसे साइन करते थे, बट अब यहाँ पे विटनेसेस के साइन करने की कोई नीड नहीं थी। So these are the things that we have discussed about the euthanasia. I hope this thing will help you out, क्योंकि euthanasia एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत लंबे टाइम से डिबेट चलते हुए आ रही थी। 2018 में फाइनली आके डिसाइड हुआ है कि अगर कोई पेशेंट जो कि वेजिटेटिव स्टेट में है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से आगे भी नॉर्मल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उसके पेशेंट के अगर रिलेटिव्स अलाउ करते हैं या अगर उस पेशेंट ने खुद कंसेंट दिया है, तो उसको पैसिव यूथेनाइज्ड कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।